नेक्स्ट टॉपिक इज रेलिवेंट कॉस्ट ऑफ लेबर। रेलिवेंट कॉस्ट का टॉपिक हमने किया, हमने इससे पहले डिस्कस किया था रेलिवेंट कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे रेलिवेंट कॉस्ट ऑफ लेबर। अगेन हमारा जो इस टॉपिक का पस मंजर वही है कि अगर हमारे पास एक स्पेशल कस्टमर ऑर्डर है, उस कस्टमर ऑर्डर को फुलफिल करने के लिए हमने उसकी कॉस्ट को डिटरमिन करना है, ताकि हम ये जान सके कि जो कस्टमर हमें प्राइस ऑफर कर रहा है, क्या वो प्राइस हमारे लिए फाइनेंशियली वायबल है। अगर हम इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करें तो उस पर हमें कॉस्ट कितनी आएगी और उस प्राइस और कॉस्ट का डिफरेंस हमें प्रॉफिट की शक्ल में कितना मिलेगा। तो उस पे अब उस कस्टमर ऑर्डर को पूरा करने के लिए जो कॉस्ट हमें आ रही है हम उसको डिटरमिन कर रहे हैं। सबसे पहले हमने मटेरियल को डिटरमिन किया कि मटेरियल की रेलेवेंट कॉस्ट को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। आज हम डिस्कस करते हैं कि उस कस्टमर ऑर्डर को फुलफिल करने के लिए जो लेबर की मद में हमें कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, हम एक ऑर्डर की कॉस्ट में कितनी कॉस्ट शामिल करें, हमारे लिए रेलिवेंट कौन सी है जिसको हमें इस कस्टमर ऑर्डर में शामिल करना चाहिए। तो ये एक आपके सामने अगेन एक स्ट्रीट डायग्राम आपके सामने मैंने बनाई हुई है। इस स्ट्रीट डायग्राम को देखें, रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ लेबर। ये कंप्लीट पिक्चर है, उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ। बहरहाल ये हमारा एक स्ट्रक्चर है, एक हायरार्की है, जिस तरीके से हम रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ लेबर को फाइंड आउट करते हैं। सो राइट, आप देखते हैं जरा इसको, थोड़ा इंक्रीज मैंने किया इसको। रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ लेबर। सो लेट्स से हमारे पास एक स्पेशल कस्टमर ऑर्डर है। उस कस्टमर ऑर्डर को फुलफिल करने के लिए हमें 100 लेबर आवर्स रिक्वायर्ड, हमारे मजदूर के 100 घंटे हमें चाहिए इस कस्टमर ऑर्डर को पूरा करने के लिए। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी नीड टू आस्क इज लेबर रिक्वायर्ड अवेलेबल और नॉट। तो व्हाट डू आई मीन बाय लेबर रिक्वायर्ड अवेलेबल और नॉट? क्या जिस नोयत का वर्कर, जिस नेचर का एम्प्लॉय या लेबर या वर्कर हमें चाहिए, क्या वो हमारे पास इस वक्त फैक्ट्री में अवेलेबल है या नहीं? देखिए, हर काम की नेचर डिफरेंट है, हर काम की, हर प्रोडक्ट की या हर प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, उस पर काम करने के लिए आपको डिफरेंट नेचर ऑफ वर्कर्स चाहिए, डिफरेंट लेवल ऑफ स्किल, डिफरेंट लेवल ऑफ एक्सपर्टीज आपको रिक्वायर है। हम ये देखेंगे सबसे पहले क्या इस कस्टमर ऑर्डर को पूरा करने के लिए हमारे पास वो रिक्वायर्ड स्किल लेवल मौजूद है, हमारे पास वो वर्कर मौजूद है जो इस कस्टमर ऑर्डर को फुलफिल कर सके। बात समझ आ रही? सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज लेबर रिक्वायर्ड अवेलेबल, क्वेश्चन 1। अगर तो वो लेबर रिक्वायर्ड अवेलेबल हमारे पास नहीं है, then we have to externally hire the workers and laborers from market। हम एक्सटर्नल हायरिंग करनी पड़ेगी, और एक्सटर्नल हायरिंग के केस में हमारी रेलिवेंट कॉस्ट आएगी हायरिंग कॉस्ट प्लस ट्रेनिंग कॉस्ट। वेल, हायरिंग कॉस्ट का मतलब क्या है? हायरिंग कॉस्ट का मतलब ये हरगिज नहीं है यहाँ पे कि HR की, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट की प्रोसीजरल कॉस्ट, जिसमें वो पहले आपके टेस्ट कंडक्ट करते हैं, फिर आपके इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं, फिर शॉर्ट लिस्टिंग करते हैं, ये सारी प्रोसीजरल कॉस्ट इससे मुराद नहीं है। हायरिंग कॉस्ट से मुराद ये है कि हम यहाँ पे हमारे फैक्ट्री में जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनकी बात कर रहे हैं, और फैक्ट्री में जिन वर्कर्स को हायर किया जाता है अमूमन इनको कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर हायर किया जाता है। हम उनके घंटे, उनके आवर्स खरीदते हैं और उसके एवज उनको पेमेंट करते हैं। यहाँ पे हायरिंग कॉस्ट से मुराद ये है कि जिस रेट के ऊपर हमने उन वर्कर्स को हायर किया, मिसाल के तौर पे हमें इस कस्टमर ऑर्डर के लिए 100 घंटे दरकार है, तो हमने मार्केट से वर्कर्स को हायर किया एट द रेट ऑफ लाइक $10 पर आवर। तो हम ये कहेंगे कि 100 इंटू $10, तो ये $1000 ये हमारी हायरिंग कॉस्ट बन रही है, यानी जिस रेट पर हमने उनको हायर किया प्लस ट्रेनिंग कॉस्ट। समटाइम्स ये होता है कि आप वर्कर्स को जब लेके आते हो तो वर्कर्स को सबसे पहले आपको ट्रेन करना पड़ता है, उनको सिखाना पड़ता है काम कि आपने इन मशीनों को, जो हमारे पास मशीन है, प्लांट्स है, आपको उनको ऑपरेट कैसे करना है, रन कैसे करना है, या मैन्युफैक्चरिंग अगर बाय हैंड मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो किस सीक्वेंस में स्ट्रक्चर क्या होगा, ये तमाम चीजें पहले उनको हमें ट्रेन करना पड़ता है। उस ट्रेनिंग की हमें डेफिनेटली एक कॉस्ट आती है। तो इन केस अगर हायर करने के साथ साथ
अगर हम उन वर्कर्स को ट्रेन भी कर रहे हैं तो वो ट्रेनिंग का खर्चा भी हमारी एक्सटर्नल हायरिंग कॉस्ट का पार्ट बनेगा और उसे हम इस कस्टमर ऑर्डर की कॉस्ट कैलकुलेशन में शामिल करेंगे। तो अगर हम एक्सटर्नली, अगर हमारे पास वर्कर्स अवेलेबल नहीं है तो हम वर्कर्स को एक्सटर्नल मार्केट से हायर करेंगे और इन दैट केस हायरिंग कॉस्ट प्लस ट्रेनिंग कॉस्ट ये हमारी रेलेवेंट कॉस्ट बनेगी। अब लेबर रिक्वायर्ड अवेलेबल कि हमें इस कस्टमर ऑर्डर को पूरा करने के लिए जो वर्कर्स दरकार है वो स्किल लेवल हमारे पास इस वक्त फैक्ट्री में मौजूद है, वो बंदे हमारे पास इस वक्त काम कर रहे हैं जो इस कस्टमर ऑर्डर को फुलफिल कर सकते हैं, ये प्रोडक्ट बना सकते हैं, इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकते हैं, वो बंदा हमारे पास मौजूद है। नाउ द पॉइंट इज लेबर रिक्वायर्ड अवेलेबल, यस। द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट यू नीड टू रेज इज स्पेयर कैपेसिटी, कि क्या वो वर्कर जो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं उनके पास कोई स्पेयर कैपेसिटी मौजूद है या नहीं है। So you need to answer these questions in the form of yes or no. स्पेयर कैपेसिटी का मतलब क्या है? स्पेयर कैपेसिटी का मतलब ये है कि क्या उनके पास कोई एक्स्ट्रा टाइम अवेलेबल है। मिसाल फॉर लेट्स से आपने अपने वर्कर्स को, आपके पास जो एग्जिस्टिंग वर्कर्स काम कर रहे हैं, लेट्स से आपने उनको एक किसी प्रोजेक्ट के लिए उनको हायर किया और उस प्रोजेक्ट के लिए आपने उनके 500 आवर्स खरीदे, 500 घंटे आपने उनको कॉन्ट्रैक्ट पर हायर किया और आपने उनसे ये कमिट किया कि हम आपको 500 घंटों की पेमेंट हर सूरत पे करेंगे, चाहे इसमें इस प्रोजेक्ट की कंप्लीशन में 400 घंटे लगे, चाहे इसमें 300 घंटे लगे, लेकिन हम आपको कमिट करते हैं, हम आपको पेमेंट करेंगे 500 घंटे की। अच्छा, अब लेट्स से प्रोजेक्ट हमारा कंप्लीट हो रहा है 400 घंटों में, तो इट मीन्स कि आपके वर्कर्स के पास 100 घंटे एक्स्ट्रा पड़े हैं जिस पर वो कोई काम नहीं कर रहे। इसका मतलब ये कि उनके पास स्पेयर कैपेसिटी मौजूद है जिसमें हम अपने वर्कर्स को यूटिलाइज कर सकते हैं। तो स्पेयर कैपेसिटी है या नहीं है, उनके पास कोई एक्स्ट्रा टाइम अवेलेबल है या नहीं है, या 400-500 घंटों की बहस को भी छोड़ते हैं। सिंपली हम ये देखते हैं कि हमारे वर्कर्स ओवरऑल जो काम कर रहे हैं फैक्ट्री में, क्या वो फुली ऑक्यूपाइड है, क्या वो सुबह 9 से लेकर शाम 5-6 बजे तक कॉन्टिन्यूसली काम करते रहते हैं, या कि हालात ये है कि वो डेली बेसिस के ऊपर को 5-6 घंटे काम करते हैं, लेकिन डेली बेसिस के ऊपर उनके पास को 2-3 घंटे एक्स्ट्रा बच जाते हैं, क्योंकि मार्केट में हमारी डिमांड इतनी ज्यादा नहीं है कि उसको पूरा करने के लिए हमारी जो वर्कर्स, हमारी जो टीम्स हैं वो कॉन्टिन्यूस बेसिस के ऊपर काम करती है। तो हमारे पास क्या स्पेयर कैपेसिटी मौजूद है या नहीं है? स्पेयर कैपेसिटी अगर मौजूद है then what would be the relevant cost? The relevant cost would be zero, nil. Why? एग्जाम्पल मैंने आपको दी कि अगर प्रोजेक्ट के लिए 500, अगर आपने किसी कंट्रैक्ट के ऊपर 500 घंटे के लिए उनको हायर किया है और 400 घंटों में वो कंट्रैक्ट कंप्लीट हो रहा है, आप जानते हो कि 100 घंटे आपके पास एक्स्ट्रा पड़े हैं जिसके पैसे आपने हर सूरत उनको पे करने हैं, तो आप बजाय इसके कि वो उन 100 आवर्स में बैठ के वेलियां मारे, आप वो पैसे हलाल कर रहे हैं। आप कहते हैं कि बजाय इसके कि आप बैठे आराम से इधर वेलियां मारे, आप इन 100 घंटों पर इस कस्टमर ऑर्डर पर काम कर रहे हैं, तो आपने उनको सिंपल उनकी जो स्पेयर कैपेसिटी थी उस स्पेयर कैपेसिटी को यूटिलाइज किया, लेकिन इसके अगेंस्ट आपको कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट पे नहीं करनी पड़ी। समझ आई? आपको कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट पे नहीं करनी पड़ी बिकॉज यू हैव कमिटेड टू पे फॉर दीज आवर्स। इस स्पेयर कैपेसिटी की हर सूरत आपने उनको पेमेंट करनी ही करनी है, तो इस कस्टमर ऑर्डर को एक्सेप्ट करने या ना करने की वजह से हमें कोई एडिशनल पेमेंट लेबर्स को नहीं करनी पड़ रही। तो लेबर को अगर हम इस कस्टमर ऑर्डर को यूटिलाइज करते हैं उनकी स्पेयर कैपेसिटी की मौजूदगी में, इन दैट केस बिजनेस को कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट पे नहीं करनी पड़ेगी, तो रेलेवेंट कॉस्ट होगी इन दैट केस हमारी जीरो। समझ आ रही? राइट। अब दूसरी, अगर स्पेयर कैपेसिटी उनके पास नहीं है, हमारे पास जो वर्कर्स काम कर रहे हैं वो फैक्ट्री में ऑलरेडी इतने ऑक्यूपाइड है, हमारी कंपनी का कोई मेन प्रोडक्ट बना रहे हैं और उस प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड इतनी ज्यादा है, उस डिमांड को पूरा करने के लिए
वर्कर्स कॉन्टिन्यूसली प्रोडक्शन कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूसली वो काम कर रहे हैं और प्रोडक्ट्स को बना रहे हैं, वो आगे मंडियों में फरोख्त कर रहे हैं। तो उनके पास कुछ स्पेयर कैपेसिटी मौजूद नहीं है। अब हमारे पास एक स्पेशल कस्टमर ऑर्डर हम जानना चाहते हैं कि हम उसको फुलफिल करें या ना करें। मिसाल के तौर पर लेट्स से एक रेडीमेड गारमेंट्स बिजनेस है, गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, विच इज मैन्युफैक्चरिंग रेडीमेड गारमेंट्स। रेडीमेड गारमेंट्स हम मैन्युफैक्चर करते हैं। तो लेट्स से हमारे गारमेंट्स की डिमांड इतनी ज्यादा है कि वो बड़े पैमाने पे सेल हो रहे हैं, राइट। एक ब्रांड बन चुके हैं और उसकी मार्केट में डिमांड इतनी ज्यादा है कि हमारे जो फैक्ट्री में जो टेलर्स हमारे काम कर रहे हैं वो कॉन्टिन्यूस बेसिस के ऊपर प्रोडक्शन कर रहे हैं और प्रोडक्ट बना के आगे हम मार्केट में सेल किए जा रहे हैं। अब लेट्स से हमारे पास अगर लेट्स से एक आता है रेस्टोरेंट ओनर, एक रेस्टोरेंट ओनर आता है हमारे पास और वो कहता है जी कि मेरा एक बड़ा रेस्टोरेंट सेटअप है और मेरे पास मेरे रेस्टोरेंट में लेट्स से मेरे पास 20 वेटर्स हैं, 20 वेटर्स हैं मेरे। तो मैंने उन वेटर्स के लिए एक स्पेशल ड्रेस बनवाना है, एक यूनिफॉर्म टाइप जिसका एक खास ड्रेस कोड हो। तो ये मेरा ऑर्डर है, तो आप बताएं कि क्या आप इस ऑर्डर को फुलफिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ये एक स्पेशल कस्टमर ऑर्डर की एग्जांपल है। हमने फैसला करना है कि स्पेशल कस्टमर ऑर्डर को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। सो वी नीड टू कैलकुलेट द कॉस्ट, और कॉस्ट की कैलकुलेशन में हम लेबर कॉस्ट की बात कर रहे हैं। तो हमारे लेबर ऑलरेडी इतने ऑक्यूपाइड है कि उनके पास कोई एक्स्ट्रा वक्त अवेलेबल नहीं है। इन दैट केस, जब उनके पास कोई एक्स्ट्रा टाइम अवेलेबल नहीं है, वी हैव 3 ऑप्शंस। अब हमारे पास इस कस्टमर ऑर्डर को फुलफिल करने के लिए 3 रास्ते हैं। पहला, एक्सटर्नल हायरिंग, जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि आप जो फैक्ट्री में वर्कर्स काम कर रहे हैं ऑलरेडी, आप उनको नहीं छेड़ते, आप कहते हैं जी आप अपना काम करते रहे, हमें जो बंदा चाहिए, जितने घंटे हमें चाहिए, हम बाहर से मार्केट से हायर कर लेते हैं। एक्सटर्नल हायरिंग आप करते थे। और एक्सटर्नल हायरिंग के केस में अगेन आपकी कॉस्ट क्या है, हायरिंग कॉस्ट प्लस ट्रेनिंग कॉस्ट, जिससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। जितने घंटे आपको दरकार है उतने घंटों के पैसे जो हम उनको पे करेंगे जिस रेट पर हमने उनको हायर किया है, और अगर उसके साथ अगर हमें उनको ट्रेन करना पड़ता है तो ट्रेनिंग का खर्चा उसमें मिलाकर ये हमारी एक्सटर्नल हायरिंग कॉस्ट बन जाएगी। तो सब पहली ऑप्शन तो हमारे पास है एक्सटर्नल हायरिंग। समटाइम्स ये होता है कि आप मार्केट से एक्सटर्नल हायरिंग नहीं कर सकते, मार्केट में वर्कर्स शॉर्ट है, लेबर शॉर्ट है, इस स्किल लेवल का लेबर आपको मार्केट से आसानी से मुयसर नहीं है। तो आप ये चाह रहे हो कि आपकी जो फैक्ट्री में वर्कर्स काम कर रहे हैं उन्हीं को अगर हम इस कस्टमर ऑर्डर में यूटिलाइज करें, या ये सोचे कि हम अगर इस कस्टमर ऑर्डर पर उनको यूटिलाइज करेंगे तो हमें कितनी कॉस्ट आएगी। इवन देन अगर एक्सटर्नल हायरिंग कर भी सकते हैं, फिर भी हम ये देखेंगे कि क्या एक्सटर्नल हायरिंग हमारे लिए ज्यादा बारे में है, या कि हम इन्हीं वर्कर्स को यूटिलाइज करें जो हमारे पास फैक्ट्री में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, तो उसमें हमारा खर्चा कम होगा। वेल, अब दूसरी ऑप्शन देखिए। एक ऑप्शन ये है, दूसरी ऑप्शन एक ये है ओवर टाइम, कि आप जो फैक्ट्री में आपके वर्कर्स काम कर रहे हैं तो आप कहते हो ठीक है फाइन, आप फुली ऑक्यूपाइड है, आपके पास कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं है, हमारी कंपनी का जो मेन प्रोडक्ट बन रहा है आप उस प्रोडक्ट को बनाते रहे, हम उस प्रोडक्ट की सेल्स को भी लूज नहीं करना चाहते। बट ये कस्टमर ऑर्डर जो हमारे पास आया हुआ है ये भी एक बड़ा प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट है, एक बड़ा कस्टमर है। हम ये चाहते हैं कि हमारे वर्कर्स ओवर टाइम काम करके इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करें। हम अपने वर्कर्स को ओवर टाइम काम कराते हैं। वो कहते हैं जी अगर 100 घंटे हमें चाहिए तो आप डेली बेसिस के ऊपर कुछ घंटे ओवर टाइम काम करके इस प्रोजेक्ट को हफ्ते 10 दिन 15 दिन में कंप्लीट करके कस्टमर को डिलीवर कर देते हैं। दिस इज द कांसेप्ट ऑफ ओवर टाइम। जब हम अपने वर्कर्स को ओवर टाइम काम कराते हैं तो अब हम उनको पेमेंट करते हैं बेसिक प्लस प्रीमियम। ये लेबर कॉस्टिंग में हम डिस्कस कर चुके हैं कि नॉर्मल जो वर्किंग आवर्स होते हैं उन वर्किंग आवर्स के ऊपर रेट डिफरेंट होते हैं और ओवर टाइम के ऊपर हम रेट डिफरेंट पे करते हैं। अगर नॉर्मल वर्किंग आवर्स के ऊपर रेट $10 है तो ओवर टाइम के ऊपर हम लेट से हम उनको $15 पे करते हैं, $5 एक्स्ट्रा पेमेंट हम करते हैं, एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करते हैं। सो पॉइंट ये है कि अगर हम ओवर टाइम वर्कर्स को काम कराएंगे तो उन घंटों की बेसिक और जो ओवर टाइम प्रीमियम हम उनको एक्स्ट्रा पेमेंट करेंगे वो तमाम
एक्सपेंस हमारा, ये तमाम एक्सपेंस हमारा ओवर टाइम की कॉस्ट बन जाएगा। सो वी नीड टू वैल्यूएट के ओवर टाइम के केस में हमारा खर्चा कितना है। तीसरी ऑप्शन, तीसरा और आखिरी ये एक ऑप्शन है डाइवर्जन। वेल डाइवर्जन, अब जाहिर इसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। डाइवर्जन का कंसेप्ट क्या है कि हम अपने वर्कर्स को डाइवर्ट करते हैं, यानी जो काम वो कर रहे हैं, जो हमारा प्रोडक्ट एक बना रहे हैं जिसकी मार्केट में एक खातिर ख्वाह सेल है, हमने अपने वर्कर्स को ये कहा कि आप बेशक कुछ घंटों के लिए उस प्रोडक्ट को बनाना तर्क कर दें, आप उस प्रोजेक्ट को छोड़ के जरा इस कस्टमर ऑर्डर पे आए, सबसे पहले आप इस कस्टमर ऑर्डर को फुलफिल करें। जिस मैंने आपको एग्जांपल दी कि गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, अब आप वो जो रेडीमेड गारमेंट्स बना रहे हैं, आपने उनको कह दिया कि छोड़ दें रेडीमेड गारमेंट्स, आप पहले जरा इधर आए रेस्टोरेंट की जो ऑर्डर आया हुआ कि हमने वो यूनिफॉर्म्स उनके बनाने हैं, तो सबसे पहले जरा इस ऑर्डर को फुलफिल करें। लेट्स से अभी हमने किया नहीं है ये फैसला, हम इसमें सिर्फ वैल्यूएट। अगर हम डाइवर्जन करते हैं, उनको डाइवर्ट करते हैं उस जगह से इस जगह पे, तो एक तो ऑफ कोर्स जितने घंटे हम उनके डाइवर्ट करा रहे हैं, जितने घंटे के लिए हम उनको यहाँ पे काम करा रहे हैं इस प्रोजेक्ट पर, उन घंटों के जो पैसे हम पे करेंगे ऑर्डरली रेट के हिसाब से, तो वो हमारा खर्चा आ जाएगा, वो हमारी कॉस्ट आ जाएगी। क्योंकि अब आपके वर्कर्स बुनियादी तौर पर इस कस्टमर ऑर्डर के लिए काम कर रहे हैं, तो इस कस्टमर ऑर्डर के लिए हम उनको प्राइस पे कर रहे हैं। इस वजह से अब जितने घंटे उनके यहाँ पे यूटिलाइज होंगे, उन घंटों की पेमेंट हम उनको करेंगे, और वो पेमेंट जो वो हमारी इसमें रेलिवेंट कॉस्ट में शामिल होगी। स्पेयर कैपेसिटी के केस में ये था कि हमने उनको पेमेंट बाहर सूरत करनी थी और वो उनके पास कोई एक्स्ट्रा काम अवेलेबल नहीं था, वो फारग बैठे हुए थे, वेले बैठे हुए थे, तो हमने उनको यूटिलाइज करा दिया, तो इसलिए कहा हमें कोई इंक्रीमेंटल कॉस्ट पे नहीं करनी पड़ी। लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि हम उनको डाइवर्ट कर रहे हैं, दूसरे काम को सेक्रीफाइस करके उनको इस प्रोजेक्ट के ऊपर लेके आ रहे हैं। इन दैट केस अब हमारे वर्कर्स को जो हम पैसे पे कर रहे हैं, इस कॉस्ट की बुनियादी वजह ही हमारी कस्टमर ऑर्डर बन गया है। इस वजह से जितने घंटे के पैसे हम उनको पे करेंगे वो हमारी रेलेवेंट कॉस्ट का पार्ट बनेगी। प्लस कंट्रीब्यूशन लॉस, जब हम डाइवर्ट करते हैं, हम इससे पहले सीख चुके हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कंसेप्ट, तो डेफिनेटली जब हम उनको डाइवर्ट करेंगे दूसरे प्रोजेक्ट से इस प्रोजेक्ट के ऊपर, देन वी आर गोइंग टू लूज समथिंग। बुनियादी फलसफा जो अभी तक हम सीखे हैं रेलेवेंट कॉस्ट का, मैंने कल से आपको बताया दो चीजें, what we are going to pay and what we are going to lose, that's it। ये रेलेवेंट कॉस्ट का एक बुनियादी फलसफा, what we are going to pay and what we are going to lose। डाइवर्जन के केस में एक तो इतने घंटे जितने हम उनको काम कराएंगे उसके जो रेट हम उनको पे करेंगे, प्लस कंट्रीब्यूशन लॉस के जितने घंटे हमने इन वर्कर्स के जाया कराए दूसरे प्रोजेक्ट से या कंपनी का मेन प्रोडक्ट जो बना रहे थे उससे हमने हटा के, जब तो उतने घंटों पर अगर ये वहां काम करते रहते तो बिजनेस को इतनी कंट्रीब्यूशन अर्न करके देते। ये कंट्रीब्यूशन हमने लूज की है अपने वर्कर्स को दूसरी जगह से इस कस्टमर ऑर्डर पर डाइवर्ट करने के नतीजे में। सो दिस कंट्रीब्यूशन लॉस्ट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और डाइवर्जन के केस में जितने और के पैसे प्लस कंट्रीब्यूशन लॉस जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है उसको भी हम शामिल करेंगे। तो हम ये कहेंगे कुल मिला के अगर हम अपने वर्कर्स को डाइवर्ट करें तो बिजनेस की जेब से इतना पैसा या इतना खसारा होगा और वो हमें इस कस्टमर ऑर्डर की कॉस्ट कैलकुलेशन में शामिल करना चाहिए। सो दिस इज द कॉस्ट ऑफ डबल। तो ये तीन रास्ते हैं आपके पास। अगर स्पेयर कैपेसिटी मौजूद नहीं है आपके वर्कर्स के पास तो या तो आप उनको एक्सटर्नली हायर कर सकते हैं या उनको डाइवर्ट कर सकते हैं या ओवर टाइम। अब मैनेजमेंट लेट से इन तीनों ऑप्शंस को अगर अप्रेज करें तो जाहिर है मैनेजमेंट फैसला क्या लेगी, डिसीजन क्या लेगी इन मॉनेटरी टर्म्स, इन फाइनेंशियल टर्म्स, ignoring the other non-financial factors or qualitative factors। मैनेजमेंट अगर हम सिर्फ फाइनेंशियल या मॉनेटरी टर्म में बात करें तो मैनेजमेंट फैसला वो लेगी जिस पर इनको कॉस्ट मिनिमाइज, सबसे कम जिस पर खर्चा पड़ेगा। एक्सटर्नल हायरिंग, डाइवर्जन और ओवरटाइम तीनों को अलग अलग देखेंगे और वो देखेंगे कि खर्चा हमें सबसे कम किस में पड़ रहा है और वो उस ऑप्शन का इंतखाब करेंगे
तो अब अगर हमारे पास ये तीनों ऑप्शन अवेलेबल है और मैनेजमेंट ने इन तीनों ऑप्शंस को अलग अलग फाइनेंशियली इवैल्यूएट किया, तो जिसपे सबसे कम खर्चा पड़ेगा डेफिनेटली मैनेजमेंट उसी फैसले का इंतखाब करेगी और उसी कॉस्ट को रेलिवेंट कॉस्ट ऑफ लेबर में शामिल करेगी। तो हम ये कहते हैं इन तीनों में से एक्सटर्नल हायरिंग, डाइवर्जन और ओवरटाइम, इन तीनों में से लोअर ऑफ, तीनों में से जिसमें सबसे कम कॉस्ट पड़ेगी, मैनेजमेंट उस डिसीजन की तरफ जाएगी। तो ये एक स्ट्रक्चर है रेलिवेंट कॉस्ट ऑफ लेबर का जो अभी तक हमने पढ़ा। तो अगर हम इसको दोबारा जरा क्विकली गो थ्रू करें एक एग्जांपल करने से पहले कि लेबर रेलिवेंट कॉस्ट ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी नीड टू आस्क इज लेबर रिक्वायर्ड अवेलेबल, क्या हमारे पास वो लेबर अवेलेबल है या नहीं है। अगर नहीं है देन वी नीड टू एक्सटर्नली हायर these laborers, these workers from external market. In that case, hiring cost और training cost ये हमारी relevant cost बनी है। अगर हमारे पास वो लेबर जो require वो available है इस वक्त, तो the next question is कि do they have spare capacity or not? अगर उनके पास स्पेयर कैपेसिटी मौजूद है और उस स्पेयर कैपेसिटी में डेफिनेटली हम इस कस्टमर ऑर्डर पर उन वर्कर्स को यूटिलाइज कर सकते हैं, तो हमारी रेलिवेंट कॉस्ट होगी 0 nil। अगर उनके पास कुछ स्पेयर कैपेसिटी मौजूद नहीं है, इन दैट केस वी हैव 3 ऑप्शंस। हम उनको एक्सटर्नली हायर कर सकते हैं, डाइवर्ट कर सकते हैं, ओवर टाइम उनको काम करा सकते हैं, और इन तीनों में से इसमें सबसे कम खर्चा आएगा वो हमारी रेलिवेंट कॉस्ट बनेगी। अच्छा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपके पास रेलिवेंट कॉस्ट ऑफ लेबर का क्वेश्चन है, तो याद रखिए कि जरूरी नहीं है कि ये जो पूरी मैंने एक ट्री डायग्राम बनाई है, ये सारी की सारी ऑप्शंस आपको एग्जाम में दी हो। एग्जाम में जितना अवेलेबल डाटा आपके पास मुयस्सर होगा, उसी डाटा की बेसिस के ऊपर आपने इवैल्यूएट करना होगा कि हमें रेलिवेंट कॉस्ट क्या बनी। और बुनियादी फलसफा जो आपने माइंड में रखना है, क्या मैंने आपको बताया, व्हाट वी आर गोइंग टू पे एंड व्हाट वी आर गोइंग टू लूज बाय एक्सेप्टिंग दिस ऑर्डर। इस तनाजुर में आपने कॉस्ट को कैलकुलेट करना है। तो हो सकता है कि आपको, जैसे ये 3 ऑप्शन है, तो इनमें से हो सकता है वो आपको एक या दो ऑप्शन बता दे और तीसरी ऑप्शन सिरे से बताई ना, तो आपने उसको तलाश नहीं करना। जो डाटा अवेलेबल है आपने एज्यूम करना है कि इसी की बुनियाद के ऊपर हमने फैसला करना है कि हमें कितनी कॉस्ट आएगी। जी, यहां तक क्लियर है? यस सर। एक एग्जांपल इसकी करते हैं। ओके, राइट। अब इस एग्जांपल को जरा देखें। अ कंपनी इज thinking about to accept a contract. If the contract is accepted, the company will have the following cost. अब अगेन आपके पास एक स्पेशल कस्टमर ऑर्डर है, कॉन्ट्रैक्ट है, सो कंपनी अभी कंपनी ने एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन एक्सेप्ट करने से पहले कंपनी उसकी कॉस्ट कैलकुलेट करना चाह रही है। राइट, ये क्वेश्चन रेलिवेंट कॉस्ट ऑफ लेबर। अब जरा देखिएगा, स्किल्ड लेबर, सेमी स्किल्ड लेबर एंड मैनेजमेंट। अब उसने 3 हिस्सों में तकसीम किया है। इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए हमें 3 तरह के वर्कर्स या लेबर के एम्प्लॉइज चाहिए, स्किल्ड लेबर, सेमी स्किल्ड, मैनेजमेंट। सबसे पहले स्किल्ड लेबर। स्किल्ड लेबर के सबसे पहले हमें इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए 100 आवर्स चाहिए, 100 घंटे दरकार है। करंट लेबर का मतलब ये कि हमारे पास इस वक्त फैक्ट्री में जो स्किल्ड लेबर काम कर रहा है उसको हम $4 पर आवर पे कर रहे हैं फॉर एम्प्लॉइंग न्यू लेबर। और वो कह रहा है कि अगर हम मार्केट से इसी नेचर का वर्कर, हम स्किल्ड लेबर अगर मार्केट से हायर करेंगे तो हम उसको $5 पर आवर पे करेंगे। मार्केट में हम $5 पर आवर से कम का वर्कर हमें नहीं मिल सकता। दूसरा, इसमें हमारे पास सेमी स्किल्ड लेबर। अब वो कह रहे हैं कि सेमी स्किल्ड लेबर के हमें 20 घंटे दरकार है। इस वक्त जो हमारे पास फैक्ट्री में वर्कर काम कर रहा है उसको $3 पर आवर पे कर रहे हैं और नया बंदा हायर करने की कॉस्ट हमें पड़ेगी $4 पर आवर। मैनेजमेंट, वो कह रहा है कि मैनेजमेंट लाइक जो आपके सुपरवाइजर या मैनेजर्स हैं, जिनका बुनियादी काम ये है इस कस्टमर इस कॉन्ट्रैक्ट को प्लान करना, उसको मॉनिटर करना, सुपरवाइज करना, वो कह रहे हैं कि उनके 20 घंटे इस प्रोजेक्ट पर रिक्वायर्ड हैं और उनको हम इस वक्त
करंटली एक घंटे पर एवरेज हम उनको $10 पे कर रहे हैं, और अगर हम नया मैनेजर या नए बंदे हायर करेंगे मार्केट से तो हम उनको एवरेज एक घंटे पर $10 पे करेंगे। राइट, अब देखिएगा स्किल्ड लेबर, अब अगली कंडीशन है स्किल्ड लेबर विल बी हायर्ड एज रिक्वायर्ड। अब ये सबसे पहली स्टेटमेंट देखिए, स्किल्ड लेबर विल बी हायर्ड एज रिक्वायर्ड। अब स्किल्ड लेबर को उसने वहीं पे फुल स्टॉप कर दिया, कह रहा सिंपली business management has taken a decision to externally hire skilled labor from the market. So हमारे लिए कहानी खत्म हो जाती है। अब हमें इस बहस में नहीं पड़ना कि स्पेयर कैपेसिटी है या नहीं है। अगर है, अगर नहीं है तो फिर ओवर टाइम डाइवर्जन या हमें अब इस बहस में नहीं पड़ना। सिंपली स्किल्ड लेबर को हम बाहर से हायर करेंगे, अब हमें मजीद कोई चीज तलाश करने की जरूरत नहीं है। सिंपली स्किल्ड लेबर के केस में जो हमें 100 घंटे चाहिए, बिकॉज द मैनेजमेंट हैज टेकन अ डिसीजन टू एक्सटर्नली हायर दिस लेबर फ्रॉम द मार्केट। तो सिंपली हम ये जानते हैं कि नया बंदा हायर करने की हमें कॉस्ट पड़ेगी $5 पर आवर, तो 100 तो हम $5 यानी $500 की कॉस्ट हमें स्किल्ड लेबर के केस में पड़ेगी रेलेवेंट। तो रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ लेबर की जब हम बात करेंगे, सबसे पहले हमारे पास आता है स्किल्ड लेबर। तो स्किल्ड लेबर के केस में हम ये कहते हैं, सो वी हैव 100 hours इनटू $5, राइट। सो कितना आ गया हमारे पास, वी हैव $500 की कॉस्ट हमें पड़ रही है सबसे पहले स्किल्ड लेबर के केस में। अब जरा दूसरी तरफ आइएगा, सेमी स्किल्ड लेबर। सेमी स्किल्ड लेबर के हमें 20 hours चाहिए, करंटली हम इनको $3 पर आवर पे कर रहे हैं, और अगर हम नया लेबर हायर करेंगे मार्केट से तो हमें $4 पर आवर के हिसाब से पड़ेगा। अब इसकी फर्दर इंफॉर्मेशन हमें नीचे बताई होगी। वेल, कह रहे हैं सेमी स्किल्ड लेबर विल बी डाइवर्टेड फ्रॉम अनदर प्रोजेक्ट कॉल्ड प्रोडक्ट ए विद रिजल्टिंग लॉस ऑफ सेल्स। बात समझ आ रही है? अब ये उसने डाइवर्जन का एक सिनेरियो बताया। तो कह रहे हैं जो सेमी स्किल्ड लेबर है वो हमारे फैक्ट्री में काम कर रहे हैं और वो एक प्रोडक्ट बना रहे हैं जिसको उसने प्रोडक्ट ए का नाम दिया है। एंड ऑफ कोर्स अगर हम उनको डाइवर्ट करेंगे, हम अपने वर्कर्स को अगर उस प्रोडक्ट से हटाकर अगर उनको इस कस्टमर ऑर्डर पे इस कॉन्ट्रैक्ट पर इस यूटिलाइज करेंगे, तो वी आर गोइंग टू लूज सेल्स ऑफ प्रोडक्ट ए। अब जितने घंटे हमें स्किल्ड लेबर के चाहिए, इतने घंटों में कितने प्रोडक्ट ए की यूनिट्स को बना लेते और उस पर हमें कितनी कंट्रीब्यूशन हम अर्न कर सकते थे, इसकी इंफॉर्मेशन वो आगे मजीद देगा। अदरवाइज द सेमी स्किल्ड लेबर कैन बी पेड $0.5 ओवर टाइम प्रीमियम। अब इसने एक टू परफॉर्म दिस कॉन्ट्रैक्ट आफ्टर नॉर्मल वर्किंग आवर्स, अब उसने एक दूसरे सिनेरियो हमें ओवर टाइम का भी बता दिया। वो कहता है एक दूसरी ऑप्शन हमारे पास ये भी मौजूद है कि हम सेमी स्किल्ड लेबर को डाइवर्ट करने की बजाय हम उनको ओवर टाइम काम कराएं, और ओवर टाइम काम कराने के नतीजे में हमें उनको एक्स्ट्रा ओवर टाइम प्रीमियम पे करना पड़ेगा $0.5। यानी हमारा जो ऊपर अगर आप देखें सेमी स्किल्ड लेबर का नॉर्मल जो रेट इस वक्त चल रहा है वो $3 पर आवर जो हमने हर वक्त उनको पे करना है। इसका मतलब ये है कि अगर हम उनको ओवर टाइम काम कराएंगे तो हम उनको हर ओवर टाइम के और के ऊपर $3.5 पे करेंगे। सो बेसिक 3 प्लस प्रीमियम 0.5 से $3.5 हम उनको पर आवर पे करेंगे। और आगे वो कह रहा है कि प्रोडक्ट ए जनरेट्स अ कंट्रीब्यूशन ऑफ $3 पर यूनिट। अब वो दोबारा उस पे आ रहा है, वो जो डाइवर्जन की उसने कहानी बताई, कह रहा है कि जो हम प्रोडक्ट ए बना रहे हैं, सेमी स्किल्ड लेबर उधर काम कर रहे हैं, जिसका ऑफ कोर्स हमें नुकसान होगा अगर हम उनको डाइवर्ट करेंगे। वो कह रहा है कि एक यूनिट प्रोडक्ट ए का हमें $3 की कंट्रीब्यूशन दे रहा है बिजनेस को। 3 labor hours are required to produce a unit of product A। अब 3 labor hours का डेफिनेटली यहाँ पे मुराद जिस पस मंजर में बात हो रही है तो वो सेमी स्किल्ड लेबर की ही बात कर रहा है। वो कह रहा है कि सेमी स्किल्ड वर्कर्स के 3 घंटे हमें चाहिए प्रोडक्ट ए का एक यूनिट बनाने के लिए। तो द पॉइंट इज, इसका मतलब ये कि अगर यहां से मैं एक चीज एस्टैब्लिश करना चाहूँ कि मेरे पास पर यूनिट कंट्रीब्यूशन है $3, ठीक है, $3 इज पर यूनिट कंट्रीब्यूशन वी हैव। सो पॉइंट ये है कि लेबर आवर्स रिक्वायर्ड कितने हैं 3,
3 घंटे रिक्वायर है। सो कैन वी कैलकुलेट कंट्रीब्यूशन पर आवर, एवरेज 1 घंटे पर कंट्रीब्यूशन हमें कितनी मिल रही है। सो हम क्या करेंगे, $3 डिवाइडेड बाय 3, इट मींस $1 पर आवर, दिस इज द कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर वी हैव। ठीक है, एवरेज, यानी यहां से मैं कैलकुलेट करने का मकसद ये है कि हम आगे उसको रेलेवेंट कॉस्ट में आसानी से डिटरमिन कर सकें। एवरेज सेमी स्किल्ड वर्कर 1 घंटा अगर काम करे प्रोडक्ट ए को बनाने के लिए, तो उस 1 घंटे पर हमें $1 की कंट्रीब्यूशन मिलेगी। एंड ऑफ कोर्स अगर हम उस अपने इन वर्कर्स को अगर उस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग से हटाकर अगर इस कॉन्ट्रैक्ट पर यूटिलाइज करेंगे, तो वी आर गोइंग टू लूज आवर सेल्स। और उस सेल के नतीजे में जितने घंटे हम उनको यूटिलाइज करेंगे, हर घंटे पर $1 की हमें कंट्रीब्यूशन जो मिलनी थी वो हम लूज करने जा रहे हैं। सो सेमी स्किल्ड लेबर के केस में, सो राइट, हम इसकी ऑप्शन को देखते हैं। सेमी स्किल्ड लेबर के केस में सबसे पहले एक्सटर्नल हायरिंग। एक्सटर्नल हायरिंग कि अगर हम इन सेमी स्किल्ड वर्कर्स को एक्सटर्नली हायर करते हैं, तो ये तो हमें कहानी बताई गई है कि 20 आवर्स needed, so $4 per hour, इट मींस कि अगर मैं यहाँ पर इसको ये एस्टैब्लिश करूं, सो वी हैव 20 आवर्स इनटू $4, so we have $80। एक्सटर्नल हायरिंग अगर मैं करूंगा तो $80 की कॉस्ट आएगी। नाउ ओवर टाइम मींस बेसिक प्लस ओवर टाइम प्रीमियम, सो इट मींस के राइट, सो वी हैव 20 आवर्स इनटू, अब हम ये जानते हैं कि ओवर टाइम के ऊपर हमें क्वेश्चन में क्या बताया कि हम करंटली अपने सेमी स्किल्ड लेबर को $3 पर आवर पे कर रहे हैं, और अगर हम उनको ओवर टाइम काम कराएंगे तो 1 घंटे पर 0.5 प्रीमियम पे करेंगे। वी आर गोइंग टू पे देम $3.5 एज ओवर टाइम। सो वी हैव $70, ये हमारी ओवर टाइम की कॉस्ट बन रही है। राइट, डाइवर्जन। अब डाइवर्जन की बात करते हैं। डाइवर्जन के केस में मैंने आपको बताया कि ऑर्डिनेट प्लस कंट्रीब्यूशन लॉस। पहली बात तो ये कि 20 घंटे हम उनको काम करा रहे हैं इस प्रोजेक्ट के ऊपर, तो जितने घंटे वो यहाँ पे काम कर रहे हैं उतने पैसे जो बनते हैं 20 आवर्स, और हमारा इस वक्त जो करंट रेट है सेमी स्किल्ड लेबर का वो है 3, सो वी हैव $60। अब कंट्रीब्यूशन लॉस्ट, कंट्रीब्यूशन कितनी हम लूज करने जा रहे हैं। हमने कैलकुलेट किया कि 1 घंटे पर $1 की कंट्रीब्यूशन लूज हो रही है, क्योंकि उस 1 घंटा अगर वो प्रोडक्ट ए को बनाते हैं तो उस 1 घंटे पर हमें $1 की कमाई हो रही थी, कंट्रीब्यूशन अर्न करके दे रहे थे बिजनेस को। बट अगर हमने वहां से उनको सेक्रीफाइस करा के इस कॉन्ट्रैक्ट पर यूटिलाइज किया, तो इन 20 घंटों पर, इन 20 घंटे के अगेंस्ट हम उनको यूटिलाइज कर रहे हैं, इन 20 घंटों पर हम उनको $1 ये कंट्रीब्यूशन हम बेसिकली यूज करने जा रहे हैं, विच इज ऑफ कोर्स $20। इसकी टोटल कॉस्ट अगर हम कैलकुलेट करें तो ये हमारे पास बनती है $80। इन द केस ऑफ डाइवर्जन $80 इज द टोटल कॉस्ट। तो ये 3 हमारे पास ऑप्शन है। एक्सटर्नली हायर कर सकते हैं, या उनको ओवर टाइम काम करा सकते हैं, या डाइवर्जन कर सकते हैं। तो अब अगर आप इन तीनों सिनेरियोस में देखें, तो इन फाइनेंशियल और मॉनेटरी टर्म्स हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि ओवर टाइम के केस में बिजनेस को सबसे कम कॉस्ट पड़ रही है। तो मैनेजमेंट जब फैसला लेगी और इन तीनों ऑप्शंस को अलग अलग रख के इवैल्यूएट करेगी, तो डेफिनेटली फ्रॉम फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू मैनेजमेंट का रुझान ओवर टाइम की ऑप्शन की तरफ जाएगा, बिकॉज दैट इज गोइंग टू डिक्रीज आवर कॉस्ट। इन दैट केस हम ये कहते हैं कि हमारी जो रेलिवेंट कॉस्ट हमारी बनेगी सेमी स्किल्ड लेबर के केस में, दैट वुड बी $70। राइट, लास्ट हमारे पास आ गई मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट के बारे में बिल्कुल आखिरी लाइन में देखें, मैनेजमेंट सैलरीज आर रिकॉर्डेड एज फिक्स्ड। मैनेजमेंट की जो सैलरीज है फिक्स है। पॉइंट ये है कि अगर मैनेजमेंट की सैलरीज फिक्स है, तो हम इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए
मैनेजमेंट को कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट पे नहीं कर रहे हैं। जो हमने पहले भी डिस्कस किया कि अगर एक प्रोडक्शन मैनेजर है, उसकी फिक्स सैलरी है मंथली, ईयरली। अब उस प्रोडक्शन मैनेजर को हम जहां मर्जी यूटिलाइज करें, हम उसे कॉन्ट्रैक्ट ए में यूटिलाइज करें, कॉन्ट्रैक्ट बी में यूटिलाइज करें, डजंट मैटर, हमें कोई इंक्रीमेंटल कॉस्ट पे नहीं करनी पड़ती। और रेलेवेंट कॉस्ट का कंसेप्ट क्या होता है कि व्हाट वी आर गोइंग टू पे एंड व्हाट वी आर गोइंग टू लूज जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सेप्टिंग दिस ऑर्डर। तो अगर मैनेजमेंट सैलरीज अगर आपकी फिक्स है, देन हम इस कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट करें या ना करें, हमें इस कॉस्ट को हर जरूर पे करना है। तो एडिशनली हमें इस कॉन्ट्रैक्ट के नतीजे में कोई कॉस्ट पे नहीं करनी पड़ रही। इन दैट केस हम ये कहेंगे कि मैनेजमेंट सैलरीज के केस में हमारी रेलेवेंट कॉस्ट बनेगी 0। टोटल इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट पर हम इस नतीजे पर पहुंचे कि $570 ये हमें टोटल कॉस्ट पड़ी है इस कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करने में। सो दैट इज द रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ लेबर वी हैव। क्लियर है? यस सर। राइट, सो दिस इज हाउ इट इज। ये हमारा टॉपिक था रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ लेबर का। इसकी एग्जांपल हमने की। अब आपने ये करना है कि रेलेवेंट कॉस्ट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, मैं बल्कि आपको उसमें अभी मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी मैसेज कर देता हूँ। जो क्वेश्चंस आपने करने हैं, वो तमाम क्वेश्चन जो भी मैं आपको फॉरवर्ड करूंगा, उन क्वेश्चंस को आपने अटेम्प्ट करना है। मेक श्योर कि अगर उसमें से कोई 1-2 क्वेश्चन अगर आपसे नहीं भी सॉल्व होते तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन उन तमाम क्वेश्चन की आपने एक दफा प्रैक्टिस करनी है जो रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ मटेरियल और रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ लेबर से। ठीक हो गया? यस सर। चलिए, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज, टेक केयर। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज सर।